डियर स्टूडेंट्स, आज के बोर्ड का टॉपिक देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि इसमें एक एक प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर देंगे। इतने दिनों तक हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें से हमने क्या आंसर निकाला हर एक प्रश्न का, ये हम लोग जानने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं और आप लोग के सामने प्रश्न है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण दें। तो इसका आंसर हम चालू करते हैं। आंसर जो होगा इसका क्या होगा वो देखिएगा 1.1। लिखने के बजाय हम बोल रहे हैं, अगर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक शब्द को हम लोग बारीकी से समझेंगे और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो कहीं नहीं मिली होंगी। अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित करें तो आपका उत्तर प्रारंभ होगा कि वे ठोस जिनका आकार निश्चित नहीं होता है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, फुल स्टॉप। इसके बाद आप लिखिएगा इसी में कि इनमें कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है, ये समदैशिक होते हैं और इनमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। तो ऐसे आप अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कर सकते हैं। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, अक्रिस्टलीय पद को वे ठोस जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक, उच्च अणुभार वाले बहुलक, स्टार्च इत्यादि। पिछले वीडियो में भी इसके उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो था आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 1.2 जो प्रश्न है उसको देखिएगा। 1.2 का आंसर क्या होगा। 1.2 से हम लोग चालू करते हैं। 1.2 में आपसे पूछा गया है कांच क्वार्टज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले आप तो 1.2 का आंसर चालू करने के लिए कुछ नोट में लिख लीजिए कि कांच आखिर में है क्या चीज। व्हाट इज ग्लास, कांच क्या है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो यह एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर नहीं है, ये नोट करवा रहे हैं। कांच और क्वार्टज के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो सबसे आम कांच। आम कांच का मतलब कॉमन, आम बात मतलब कॉमन बात होता है। ठीक है ना, आम कांच का मतलब कॉमन कांच, मतलब जनरली हम लोग के बीच में उपस्थित है। ठीक है ना, सोडा लाइन कांच है, सोडा लाइन कांच है। कंप्लीट। अब आपका सवाल उठता है कि इसमें इसका उपयोग कहां होता है। तो सोडा लाइन कांच का हम बता रहे हैं, कांच भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरल जो कांच है, आम कांच है जिसका अधिकांशतः हम यूज करते हैं उसकी बात। ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है। तो इसका उपयोग खिड़की, ग्लास आदि बनाने में होता है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट हुआ आपका, क्योंकि आपने कांच का गिलास देखा ही है, खिड़की देखी ही है। लेकिन अब इसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है वो देखिए, ध्यान दीजिए। इसको बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला आपको पता है, SiO2 है। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, सिलिका है, मतलब SiO2 है। अब इसको बनाते कैसे हैं,
तो ये भी जान लीजिए कि SiO2 के साथ अन्य सामग्री, मतलब कुछ और चीजें मिलाई जाती है, अन्य सामग्री जैसे इसमें और क्या क्या मिलाया जाता है। इसमें जो आम कांच बनता है उसमें SiO2 जो होता है 70 से 75% होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो Na2O रहता है, इसमें CO रहता है, Na2CO3 भी थोड़ा डाल दिया जाता है मजबूती बढ़ाने के लिए, और Al2O3 भी इत्यादि चीजें मिलाई जाती है, ठीक है ना, इत्यादि मिलाकर। ध्यान दीजिए SiO2 के साथ अन्य सामग्री जैसे Na2O, CO, Na2CO3, Al2O3 इत्यादि मिलाकर इसे भट्ठी में इत्यादि मिलाकर इसे, इसके बाद ऊपर लिखना चालू करते हैं, ये नोट है, ठीक है, आंसर आपको बाद में बताएंगे। इसे भट्ठी में 1500 डिग्री सी पर गर्म करते हैं, लगभग का मतलब कुछ आगे पीछे, ठीक है ना, 1500 डिग्री सी पर पिघलाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको कांच मिलेगा, तो कांच प्राप्त होता है। कंप्लीट। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं है, अगर चाहो तो आप नोट कर सकते हो। आपको क्लियरली बता दें कांच क्या है, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ध्यान रखिएगा ये उत्तर नहीं है, ये बेसिकली कुछ जानकारी दे रहे हैं जो आपके दिमाग में सवाल रहते हैं। सबसे आम कांच कौन है, तो सोडा लाइम कांच है। इसका उपयोग कहाँ होता है, खिड़की ग्लास आदि बनाने में होता है। और इसको बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक कौन है, सिलिका है, SiO2 है। SiO2 के साथ और क्या क्या मिला सकते हैं हम लोग, Na2O, CO, Na2CO3, Al2O3 इत्यादि मिलाकर इसे हम भट्ठी में ले जाकर गर्म करेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद इसको जिस खांचे में डालना है उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालते हैं। मतलब आपको बोतल बनानी है कि शीशी बनाना है, क्या बनाना है, उसके ढांचे में उसको बूंद बूंद करके डालिएगा तो उसका आकार ले लेगा। ये बात हुई इसकी कांच की। अभी कांच की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो स्टार में हम लोगों ने चालू किया है नोट। अभी इसमें कुछ और नोट कर लीजिए। अब आपका सवाल होगा कि सिलिका क्या है, कांच क्या है, ये तो आपको पता चल गया। एक आम कांच, साधारण कांच क्या है। इसमें अगर बात करें Na2O, CO और ये हो जाता है .6SiO2, ये आम कांच का संगठन है। अगर डायरेक्ट लिखने को बोल दे, ये सोडा लाइम कांच का, इसका संगठन Na2O.CO.6SiO2, ठीक है। तो अब बात होती है आपकी सिलिका किसे कहते हैं। आपके दिमाग में आ गया, इसको आप नोट कर ही लोगे, इतना तो काफी है। एक एक शब्दों का हम लोग बाबू महत्व समझते जाएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल, और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और जो भी वर्ड आपको लगे कि नहीं ठीक से समझ में आ रहा है, कॉल करके पूछ लो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करो, यार कमेंट तो करना चाहिए, आप लोग का काम है। बहुत इंटरेस्टेड बातें हैं इसमें, ठीक है। अब सिलिका क्या है, तो सिलिका जो है रेत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। सिलिका क्या है, आपका सवाल उठता है सिलिका क्या है। सिलिका मतलब SiO2, तो यह रेत का, रेत मतलब समझते हैं ना बालू, ये रेत का अभिन्न अंग है। एकदम एक चीज क्लियर कर लीजिए, तब दूसरे का आंसर एकदम क्लियरली आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिलिका जो है रेत का अभिन्न अंग है, और ये सिलिका प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है, और नहीं तो सिलिकेट यौगिक के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो सिलिका प्रकृति में मुक्त अवस्था में तथा सिलिकेट यौगिकों के रूप में, तथा सिलिकेट यौगिकों के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो सिलिकेट क्या चीज है, ये आपको वर्ग 14 में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना था, और आप पढ़े होंगे। सिलिकेट नहीं पढ़े थे, कुछ देर में सिलिकेट यौगिक जैसा संरचना आएगा। तो सिलिकेट यौगिकों के रूप में मिलता है, ये तो बात आपको पता चली। सिलिका सबसे ज्यादा किस रूप में पाया जाता है,
तो सिलिका सबसे ज्यादा क्वार्टज के रूप में पाया जाता है, क्वार्टज के रूप में पाया जाता है। ओके, सिलिका सबसे ज्यादा क्वार्टज के रूप में पाया जाता है। अगली बात जो है आपको ये ध्यान रखनी है, इससे पहले आप कांच पढ़े थे। कांच बनाने के लिए आप उसी बालू या मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो जिसमें सिलिका की मात्रा कम से कम 99%, 99%, राइट। ये भी बात ध्यान देना है कि कांच बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए वही बालू या मिट्टी उपयोग। देखिए मिट्टी में भी बालू वाली मिट्टी होती है, तो उसमें सिलिका की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 99% होनी चाहिए। ठीक है, तो कांच बनाने के लिए वही बालू मिट्टी उपयुक्त होती है। कांच बनाने के लिए वही बालू या मिट्टी या बालू मिट्टी उपयुक्त होती है जिसमें सिलिका कम से कम 99% हो। ठीक है, तो आप कांच बनाने के लिए वैसे ही बालू या मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कम से कम कितनी सिलिका, मतलब ऐसे तो उपस्थित हो 99%। क्लियर इतने बात। अब देखिए आपका अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब इतना हुआ तो आप कहिएगा कि सर सिलिका प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है, सिलिकेट यौगिक में मिलता है और सिलिका सबसे ज्यादा क्वार्टज के रूप में मिलता है, तो क्वार्टज क्या चीज है? प्रश्नों का तो अंत मिलेगा नहीं। चलिए क्वार्टज को भी थोड़ा दिखा देते हैं, क्वार्टज क्या है वो भी देख लीजिए और तब हम लोग सेकंड के उत्तर में आएंगे। क्वार्टज क्या, देखिए क्वार्टज। ओके, क्वार्टज क्या, ध्यान दीजिए क्वार्टज का जो हिंदी नेम होता है वो स्फटिक होता है, स्फटिक। पिछले वीडियोस वगैरह में आपको बताए भी होंगे कि क्वार्टज का जो हिंदी नेम है क्या है, वो स्फटिक है। और ये क्वार्टज क्या है, एक खनिज है, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक खनिज है। ध्यान रखिएगा, क्वार्टज को हम लोग स्फटिक कहते हैं। क्वार्टज एक खनिज है, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक खनिज है। पहला कौन है, तो पहला फेलस्पार है, पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं। तो आप लिख सकते हो क्वार्टज यानी स्फटिक एक खनिज है, एक खनिज है। यह भूप्रपट्टी पर पाया जाने वाला सेकेंड खनिज है, मतलब दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। पहला कौन है, फेल्सपार। पता है आपको फेल्सपार क्या है? फेल्सपार क्या है ये बात आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिए ये किसका खनिज है, क्वार्टज। तो क्वार्टज सिलिका और ग्रेनाइट का खनिज है। क्वार्टज जो है, क्वार्टज सिलिका तथा ग्रेनाइट का खनिज है। सिलिका क्या चीज है वो तो आपको पता चल गया। ग्रेनाइट क्या चीज है, तो ग्रेनाइट भी चट्टानें होती है, ग्रेनाइट की बहुत कठोर होती है, उसी ग्रेनाइट चट्टान की बात करते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है क्वार्टज में क्या होता है। तो क्वार्टज, ध्यान दीजिए विशेष बात यहां पर चालू होगी। क्वार्टज SiO4 दैट इज सिलिकेट, SiO4 के सिलिकॉन ऑक्सीजन चतुष्फलक, सिलिकॉन ऑक्सीजन चतुष्फलकी मतलब 4 फलकों से बना होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक ऑक्सीजन है
वो दो चतुष्फलकी से साझा करता है, ठीक है ना। तो बना होता है जिसमें प्रत्येक O दो चतुष्फलकी से साझा करता है। अतः इसका प्रभावी अणु सूत्र क्या होगा? अतः इसका मतलब क्वार्टज का इसका प्रभावी अणु सूत्र SiO2 होता है। ये सारी बातें तो आपके समझ में आई होंगी, लेकिन आपको यहां पे जाकर डिस्टर्ब हुआ होगा कि क्वार्टज SiO4 के मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन बंधन के चतुष्फलकी से बना होता है, जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन दो चतुष्फलकी से साझा करता है। ये क्या वर्ड है? तो इस वर्ड को समझाने के लिए हमको ऊपर से रफ करना पड़ेगा। तो इतना आप रोक कर नोट भी कर सकते हो, तब हम लोग रफ करके इसको समझाने के बाद आएंगे और यहीं से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। देखिए, क्वार्टज SiO4 के Si मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन बंधन जो है सिलिकॉन ऑक्सीजन चतुष्फलकी से बना होता है। ये क्या है? तो जो SiO4 लिखा है वो किस फॉर्म में होता है? वो देखिए, Si के साथ O लगा रहेगा, चार O लगा रहेगा, तो ये वो कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है, ये माइनस रहता है इसके ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हैं। अगर यहाँ पे एक ही बॉन्ड है ऑक्सीजन का तो एक इनकम्प्लीट है, ये हटेगा, माइनस हटेगा। कब हटेगा? तो फिर यहाँ से आके एक सिलिकॉन लग जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक, तो ये जो संरचना बन रही है चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी। इसमें गौर करना, एक ऑक्सीजन जो है वो दो चतुष्फलकियों को जा रहा है, एक इधर भी जा रहा है और एक इधर भी जा रहा है। तो एक यहाँ इसको हटा दिया थे, चतुष्फलक जैसा संरचना बनाते हैं, इधर भी बना है। तो ये एक ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए, प्रत्येक ऑक्सीजन जो दो चतुष्फलकी से साझा करता है, प्रत्येक ऑक्सीजन दो चतुष्फलकी से साझा करता है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन दोनों ओर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, मतलब दो चतुष्फलकी से क्या कर लिया है? साझा कर लिया। अब यहीं पर पॉइंट आता है कांच और क्वार्टज का। आपको यह पता चल गया कि कांच और क्वार्टज का सूत्र क्या है, कैसे बनता है। अब आप ये जान लीजिए, कांच SiO2 का ही रूप है जो कि अक्रिस्टलीय है। क्यों? क्योंकि कांच में जो अवयवी कण होते हैं वो SiO4 के चतुष्फलकी में अनियमित रूप से सजे रहते हैं। लेकिन क्वार्टज में, क्वार्टज भी SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है, कांच SiO2 का अक्रिस्टलीय रूप है, राइट। तो कांच में बात करते हैं तो कांच SiO2 का अक्रिस्टलीय रूप है, जिसमें यानी कांच में अवयवी कण SiO4 के चतुष्फलकी में अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन क्वार्टज जो है SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है, और क्वार्टज में जो अवयवी कण होते हैं वो SiO4 के चतुष्फलकी में नियमित रूप से सजे रहते हैं। तो जब नियमित रूप से सजे जाते हैं तो उसमें लघु परासी और दीर्घ परासी कणों की दोनों व्यवस्था आ जाती है। लेकिन जब अनियमित होते हैं तो केवल लघु परासी आती है। तो ये क्वार्टज और किसमें? कांच में अंतर है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? तो वो लिखकर आपको बता देते हैं कि दूसरे का उत्तर आप क्या लिख सकते हो, एकदम इजिली, एकदम बाबू, एकदम स्लोली हर एक चीज का उत्तर हम लोग लेते हुए चलेंगे। ये सारी चीजें आपको उतरवा के बता दी चतुष्फलकी क्या चीज है, आप अपनी भी प्रयास कर सकते हो। ठीक है, गौर कीजिए, इस बात को गौर से देखिएगा। अब हम इसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, यानी आंसर। तो 1.2 का जो है आंसर चालू होता है वो होगा, ध्यान दीजिए, कांच SiO2 का अक्रिस्टलीय रूप है जिसमें अवयवी कण SiO4 के चतुष्फलकी में अनियमित रूप से सजे होते हैं। परंतु क्वार्टज
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं SiO4 के चतुष्फलकी में अनियमित रूप से सजे रहते हैं, तो उसको कहीं कहीं लिख देता है कि इसमें अवयवी कण लघु परासी व्यवस्था में केवल सजे रहते हैं, तो लघु परासी भी अनियमित में ही आएगा केवल, परंतु क्वार्टज SiO2 का क्रिस्टलीय रूप है जिसमें अवयवी कण SiO4 के चतुष्फलकी, क्या चीज है ये क्लियर कर चुके हैं पहले, चतुष्फलकी अवयवी कण SiO4 के चतुष्फलकी में नियमित रूप से सजे रहते हैं। ठीक है, क्या का उत्तर हुआ? अब पूछा था कांच क्वार्टज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, तो क्लियरली है कि कांच और क्रिस्टलीय ठोस है और क्वार्टज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, तो दोनों भिन्न ही होंगे, सेम तो होने वाले हैं नहीं। अब किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है, तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि जब क्वार्टज को उच्च ताप पर पिघलाकर जल्दी शीघ्र ठंडा किया जाता है तो कांच प्राप्त होता है। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए क्वार्टज को उच्च ताप का मतलब ये हो गया कि लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करना पड़ेगा, बिकॉज 1500 डिग्री सेल्सियस पे तो कांच बना था, लेकिन क्रिस्टलीय में क्वार्टज आ गया है, तो क्वार्टज क्रिस्टलीय है तो उसका गलनांक अधिक होगा, तो इसको 1500 पे काम नहीं चलेगा, कितना लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पे इसको ले जाकर भट्ठी में ही गर्म करना पड़ेगा। तो जब भट्ठी में ले जाकर क्वार्टज को उच्च ताप पर पिघलाइएगा और तुरंत शीघ्र ठंडा कीजिएगा तो वो कांच में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब एक क्रिस्टलीय ठोस जो है अक्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात हुई 1.2 की, और सारी चीजें इसकी पहले हम आपको नोट करवा चुके हैं, ये आपका 1.2 का उत्तर था, इससे पहले सारी चीजें और नोट करवा दी हैं। अब आप क्या कीजिए 1.3 में आ जाइए। 1.3 बहुत सिंपल है, 1.3 में तो कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो 1.3 को हम लोग समझ लेते हैं। 1.3 में आपसे बोला है निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक और अक्रिस्टलीय में करें। तो सबसे पहले तो आपको जब आंसर चालू करोगे जब आप आंसर चालू करोगे 1.3 का, तो आपको इनका सबका नाम लिख लेना पड़ेगा। पहले क्या लिखा है, आयनिक, आयनिक लिखना, आयनिक जो होगा उसको सामने लिख देना, ठीक है। दूसरा क्या है, धात्विक, ठीक है। और तीसरा क्या है, आणविक। और चौथा क्या है, सहसंयोजक। और पांचवा क्या है, तो आपका पांचवा है अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहली बात ये कि आप इसमें से आप अपना उत्तर खोजिए और बताइए कि कौन क्रिस्टलीय कौन अक्रिस्टलीय। पहला देखिए टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड का सूत्र होगा, यानी टेट्रा फास्फोरस मतलब P4, डेका ऑक्साइड मतलब O10। टेट्रा का मतलब 4, फास्फोरस का मतलब P, डेका का मतलब 10 और ऑक्साइड मतलब O। P4O10, P4O10 आ गया, तो P4O10 में आप देख रहे हैं कि ये आणविक में जाना चाहिए। इसमें जाना चाहिए आणविक। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवीय टाइप, तो इसमें जो आपका P4O10 है वो जाएगा आणविक में। आणविक में का मतलब हो गया ये P4O10, ठीक है। इसका नाम है टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। यह हो गया अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट को जरा देख लीजिएगा, यहीं पर रफ करके आपको बता देते हैं अमोनियम फॉस्फेट। इसके बाद तीनों को मिटा देंगे, स्पेस मिल जाएगा हमको भी। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है NH4 का होल थराइस PO4। ये किसकी तरह है, तो ये अमोनियम क्लोराइड की तरह है, NH4Cl। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े, ये नौसादर है, ये अमोनियम क्लोराइड। NH4 प्लस और Cl माइनस होता है, मतलब दैट इज आयनिक।
एक और प्लस और एक और माइनस। अमोनियम क्लोराइड फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना। तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर है, ये आयनिक में जाएगा, तो इसी के आधार पर ये है अमोनियम फास्फेट, ये किस में जाएगा, आयनिक में। NH4 का होल थराइस और ये हो जाएगा PO4। अगला है आपका SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। कितनी बार आपको एग्जांपल दिए हैं सह संयोजक का। ये सिलिकॉन कार्बाइड किसका उदाहरण होगा, सह संयोजक, ठीक है। तो SiC जो होगा सह संयोजक में आएगा। अगला चीज देखिएगा आप लोग, SiC के बाद है I2 और P4। तो IT और P4 दोनों के दोनों अध्रुवीय हैं, मतलब आणविक में जाएंगे। आणविक ये हो गया I2 और ये हो गया P4। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय है, तो प्लास्टिक को अक्रिस्टलीय में लिख दीजिए। ग्रेफाइट भी अधातु का बृहद अणु, मतलब सह संयोजक में आ जाएगा ग्रेफाइट। पीतल और आरबी, पीतल धातुओं से बना है, धात्विक है, आरबी भी धातु है, तो पीतल और आरबी क्या हो जाएगा, धात्विक। उसके बाद बचा है LiBr कहां चला जाएगा, आयनिक में LiBr। अब बचा है क्या, सिलिकॉन अभी आपको पता है सिलिकेट के रूप में रहता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, मतलब सिलिकॉन Si किस में जाएगा, सह संयोजक में, बृहद अणु हो गए, तो यहां जाएगा Si, ठीक है। इतना Si के बाद कुछ नहीं है, तो इतने प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। यहाँ 3 तक क्लियर है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 4 से हम लोग चलते हैं अपनी असली लड़ाई में, ठीक है। तो 1.4 में आते हैं हम लोग, और 1.4 में आते हैं तो हम लोग के पास इतना प्लेस मिल जाता है, और इतना देर में तो आप लोग प्रश्न लिख लिए होंगे, या कुछ ना कुछ तो उपाय आप लोग कर ही लिए होंगे। अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एकदम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके छोटे छोटे भागों में बांटकर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को धीरे धीरे बना लेंगे, ठीक है। अब चौथे प्रश्न को देखिए। चौथे में पहला नंबर बोल रहा है क्या, 1.4 में 1.4 का पहला नंबर क्या है वो देखिए। पहला नंबर बोल रहा है उप सह संयोजन संख्या का क्या अर्थ है। आपको असाइनमेंट में भी भेज चुके हैं, नोट्स में भी भेज चुके हैं। उप सह संयोजन संख्या का मतलब, तो ध्यान रखिएगा, जब आप ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो अवयवी कणों को कठोर गोला मान लेते हैं, यानी गोला का मतलब अवयवी कण, गोला का मतलब अवयवी कण। तो उसको ध्यान रखिएगा, गौर कीजिए। उत्तर क्या होगा, उप सह संयोजन संख्या का अर्थ क्या है। तो किसी एक गोले के संपर्क वाले निकटवर्ती उन सभी गोलों की संख्या जो उसको स्पर्श करते हो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। किसी एक गोले के निकटवर्ती उन गोलों की संख्या जो उसको घेर कर स्पर्श करती हो उसकी समन्वय संख्या यानी उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। इसको आप इजीली लिख सकते हो कहीं से। सीसीपी और बीसीसी में CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वही उप सह संयोजन संख्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए थे। तो 2 नंबर के जो है सीसीपी, तो सीसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब घनीय निविड़ संकुलित संरचना। तो बताए थे FCC, HCP, CCP में कितना होता है 12, और BCC में समन्वय संख्या कितनी होती है 8। फिर से रिपीट करते हैं, उप सह संयोजन संख्या का क्या अर्थ है। तो किसी गोले को घेरने वाले निकटस्थ यानी कि निकटवर्ती उन गोलों की संख्या जो परस्पर उसके संपर्क में रहते हैं उसकी समन्वय संख्या यानी उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, ठीक है। तो ये 1.4 की बात हुई। 1.4 में भी कोई दम नहीं था। अब बात करते हैं 1.5 की, जिसमें कि दम है। 1.5 आपसे बोल दिया 1.5 में कि यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व और एकक कोष्ठिका की विमाई ज्ञात हो तो सॉल्यूशन हम 1.5 पे जा रहे हैं। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमाई ज्ञात हो तब आप उसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। स्पष्ट करें। तो पहले कुछ डेटाओं को मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि तत्व का परमाणुविक मास क्या है, घनत्व क्या है और इकाई सेल के कोण की लंबाई क्या है, इतना मान लीजिए। तो मान लीजिए माना कि तत्व का परमाणुविक तत्व है तो परमाणुविक हमको मानना पड़ेगा। यौगिक होता तो आणविक मानते। परमाणुविक द्रव्यमान मतलब मास बराबर बड़ा है मान लीजिए
ठीक है। और तत्व का घनत्व बराबर क्या मान लोगे, डी, या रो भी मान सकते हो चिन्ह उसका, ठीक है। और इकाई सेल की किनारे की लंबाई बराबर क्या होगी, ए, किनारे की लंबाई बराबर है, किनारा तो यही मानते हैं। तो देयरफॉर इकाई सेल का आयतन क्या होगा, इकाई सेल का आयतन बराबर हो जाएगा ए क्यू, ठीक है। अब आप जब फॉर्मूला याद कीजिए, घनत्व बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला याद कीजिए। चूंकि D बराबर होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ध्यान दीजिए, पूरा लिख देते हैं फॉर्मूला। चूंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसलिए गौर कीजिएगा, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, तो द्रव्यमान कितना होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, मतलब D बराबर m बटा v। तो m बराबर यही द्रव्यमान, मास बराबर क्या होगा, कैपिटल M जो माने हो, कैपिटल M है द्रव्यमान की जगह, तो कैपिटल M यानी द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर होगा आपका घनत्व गुणे आयतन, सही बात है। तो देयरफॉर यहां से आपको क्या मिला, द्रव्यमान मतलब परमाणुक मास बड़ा M बराबर घनत्व यानी D इंटू आयतन मतलब V। तो M बराबर आपको मिल गया D इंटू V, M बराबर क्या मिल गया, D इंटू V, ठीक है। तो D इंटू जो V है, ध्यान दीजिए, D इंटू V, तो यहाँ पे आयतन भी कितना है, ए क्यू, ये आयतन जो है V, यहाँ पर V बराबर क्या हो गया है, ए क्यू। तो आयतन की जगह पे आप ये ए क्यू भी रख सकते हो V की जगह पे, क्योंकि आयतन तो आपको मान ही चुके हो। अब आप ये पता कीजिए कि ये जो है वो कितना के लिए है, तो एक परमाणु के लिए है ना। तो अब क्या करो आप कि एक मोल के लिए चलो, इसको मोल की संख्या वाले फॉर्मूला पे बैठा के ले चल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट चल रहे हैं। देयरफॉर एक मोल के लिए चलोगे तो m बराबर हो जाएगा D गुणे ए क्यू गुणे एन ए, जहां Na बराबर क्या है, एवोगाड्रो संख्या, इसका वैल्यू आपको पता है, इक्वल टू 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 होता है। हालांकि यहाँ पे कहीं कहीं 3 भी मिलता है, तो 6.022 बोलो या 6.023 बोलो, बाकी इक्विवेलेंट ही है। अगर मोल की संख्या बराबर गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास पे भी चलोगे तो इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर एक मोल पे चलोगे तो एक मोल में कणों की संख्या इतनी होती है, तो इतने परमाणु, एक परमाणु में इतना है, तो इतने परमाणु में कितना होगा, तो उससे उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Na से हम मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि इसको शुरू में भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए, अब इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर तत्व का द्रव्यमान हो गया। तो इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर जब जाइएगा तो हर एक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अगुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। अब इकाई सेल की बात कर रहे हैं, तो इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर, इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर भी इंक्लूड कर देगा इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या और गुणे ये जो आया है वो मतलब प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान जो है आया है, गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, ये बराबर क्या हो जाएगा। मान लीजिए इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी है, Z है, तो गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, M है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको क्या मिला, देयरफॉर Zm बराबर Da गुणे AQ गुणे Na। तो देयरफॉर M बराबर क्या मिल गया, M बराबर आपको मिल गया
डी गुणे ए क्यू गुणे एन ए बटा में जेड। तो एस सी में जेड बराबर कितना होता है 1, बीसीसी में जेड बराबर कितना होता है 2 और एफसीसी में जेड बराबर कितना होता है 4। ये फिक्स है। तो इस तरह आप डी के फॉर्मूले से डायरेक्ट भी आ सकते थे। डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो आपको वो भी रूल बता देते हैं। डायरेक्ट यदि आप डी के फॉर्मूला से आना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वैलिड था। वो क्या था, तो चूंकि आपको पहले से ऑलरेडी फॉर्मूला पता था, चूंकि डी बराबर क्या होता है जेड एम बटा में एन ए इंटू ए क्यू होता ही है। तो देखो यहीं से डायरेक्ट भी आ सकते थे। एम बराबर क्या हो जाता है, तो डी गुणे एन ए इंटू ए क्यू बटा में जेड। इसी फॉर्मूले का हम लोग थोड़ा लैंग्वेज में शामिल किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं 1.6 की। 1.6 में चलते हैं। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए तो अच्छा है और 1.6 भी आपके थ्योरी के लिए क्या है, अच्छा है। देखा जाए क्या कहता है 1.6। 1.6 आपके लिए कह रहा है कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिणाम द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी करें, सही बात है। किसी भी क्रिस्टल का गलनांक जितना अधिक होगा, जितना उच्च होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसके अवयवी कोणों के बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक है, और जितना अधिक आकर्षण बल होगा क्रिस्टल उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। इसका आंसर आप चालू कर सकते हैं 1.6 का। किसी क्रिस्टल का गलनांक जितना उच्च होगा यानी होता है, उसके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। किसी क्रिस्टल का गलनांक जितना उच्च होगा उसके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। स्पष्ट बात आप समझ लीजिएगा। आकर्षण बल अधिक होगा का मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थिर होगा, स्थायी होगा। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मीथेन के गलनांक एकत्र करें। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। जल है, एथिल अल्कोहल है, डाई एथिल ईथर है और मीथेन। चलिए इनका हम लोग पॉइंट लिखते हैं, एकत्र कर लेते हैं। H2O का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बदल लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये हो जाता है 373 केल्विन। 373.15 केल्विन होता है एक्यूरेट वैल्यू, लेकिन इसको हम लोग 373 लगभग में लिख देते हैं, ठीक है। अब अगला बोल रहा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH का मेल्टिंग पॉइंट देख लीजिए, का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। तो C2H5OH का मेल्टिंग पॉइंट जल से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंधन मजबूती से बनता है और एथिल अल्कोहल में कमजोरी से। तो इसका हो जाता है 155.7 केल्विन, ठीक है। अब किसका बोल रहा है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल, एथिल का मतलब C2H5 होता है, ईथर मतलब वो है 2 है तो C2H5। ये डाई एथिल ईथर हो गया। का मेल्टिंग पॉइंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 156.8 केल्विन होगा। और अगला है मीथेन CH4। तो CH4 का मेल्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा सबसे कम, यानी 100 से भी कम हो जाएगा, 90.5 केल्विन। इससे क्या क्या जानकारी मिली, पहले तो ये देख लीजिए जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं सब आणविक के हैं। आणविक में इस दोनों में H बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ O के साथ H है और यहाँ भी O के साथ H है। इसमें H बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन ये ध्रुवीय है। तो ये H बॉन्डेड के दोनों उदाहरण, ये ध्रुवीय का है और CH4 अध्रुवीय का है, ठीक है। तो पहले H2O और C2H5OH की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, H2O तथा C2H5OH में H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंधन बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंधन बनता है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो ऑटोमेटिकली इनके
गलनांक का, क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन इससे अधिक जल का है, ये शो कर रहा है कि जल में इसकी अपेक्षा हाइड्रोजन बंधन प्रबल होगा, ठीक है ना। H2O में C2H5 OH की अपेक्षा हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड प्रबल होगा। ये बात इनके गलनांक से ही पता चल गई कि दोनों में H बॉन्ड बन रहा है, तो किसमें ज्यादा प्रबल होगा। अब आते हैं डाईएथिल ईथर में, मतलब C2H5O C2H5। तो C2H5 में अणुओं के बीच बाबू द्विध्रुव आकर्षण होगा, ठीक है ना। इसके अणुओं के बीच में द्विध्रुव आकर्षण होगा। द्विध्रुव आकर्षण का मतलब ये ध्रुवीय में, तो में अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण होगा, मतलब डाइपोल इंटरैक्शन होगा। और लास्ट में चलते हैं मीथेन, CH4 है। CH4 अध्रुवीय है, तो इसमें दुर्बल वान डर वाल्स बल यानी परिक्षेपण बल या लंदन बल होगा, जो कि गलनांक से क्या है, स्पष्ट, ठीक है। तो CH4 में दुर्बल वान डर वाल्स बल जैसे लंदन या परिक्षेपण बल होगा, जो कि गलनांक से स्पष्ट है। ये बात थी आपके कुछ प्रश्नों की, जो कि आज हमने हल किए। ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 करके सॉलिड स्टेट के कुछ एनसीईआरटी के और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हम लोग प्रॉब्लम्स लगातार हल करते रहेंगे। आप रेगुलर वीडियोस को लाइन से देखते रहिएगा और कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन होगा। ओके।